हेलो बच्चों, आई एम नवीन कुमार सिंगला फ्रॉम आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालाना, ब्लॉक ओडा, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। बच्चों, आज हम साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? तो मैटर क्या होता है बच्चों, या पदार्थ हम किसे कहते हैं? कि एनीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कोई भी वस्तु विच ऑक्यूपाइज स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि वो जगह घेरती है, एंड हैव मास, जिसका भार होता है, यानी कि जो जगह घेर रही है और जिसका भार होता है उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें तो जो पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है कुर्सी। अगर हम कुर्सी की बात करें तो कुर्सी जो है वो स्थान भी घेरती है और कुर्सी का भार भी होता है। तो इसका मतलब जो कुर्सी या चेयर है वो क्या है? पदार्थ या मैटर है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें बादाम, बादाम या आलमंड्स, इनका भी भार होता है और ये भी जगह घेरते हैं। तो इसका मतलब ये भी किस में आएंगे? मैटर या पदार्थ में आते हैं। तीसरी हम बात करते हैं वायु। वायु जो है या एयर जो है, क्या ये स्थान घेरती है? बिल्कुल घेरती है। अगर आप एक बैलून में हवा भरते हैं तो उस बैलून का साइज जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो वायु है या एयर है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो भी जगह घेरती है और उसका भी भार होता है। तो यानी कुर्सी, बादाम, वायु तीनों जो हैं वो किस में आते हैं? मैटर या पदार्थ में आते हैं। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, कि ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी जो हैं वो क्या हैं? मैटर हैं। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीज़न जो है वो दिया हुआ है। असर्शन और रीज़न की अगर हम बात करें तो 2 कथन हमें दिए हैं। एक को हमने कहा असर्शन और दूसरे को हमने कहा रीज़न। कि फर्स्ट असर्शन क्या है? कि प्रकाश को पदार्थ नहीं माना जाता है। लाइट इज नॉट कंसिडर्ड एज मैटर, लाइट इज नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। और उसका रीज़न क्या है? कि प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता, मीन्स लाइट डज नॉट हैव मास। तो हमें ये बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें तो असर्शन और रीज़न दोनों सत्य हैं और रीज़न जो है वो असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि ए सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है कि ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो आइए देखें कि लाइट को मैटर हम कंसिडर नहीं करते हैं। अभी बच्चों हमने कहा कि जो मैटर है, मैटर जो है उसके लिए 2 मेन कंडीशंस क्या थी? कि उसमें क्या होना चाहिए? एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि वो जगह घेरता है। और दूसरा जो है उसका क्या होता है? मास होता है, यानी कि उसमें भार होता है। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट में मास नहीं होता है। मास जो है लाइट में नहीं होता है। इसका मतलब क्या लाइट को हम मैटर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए दोनों कंडीशंस कि स्पेस और मास जो है वो 2 कंडीशंस हैं, वो अगर फुलफिल करता है तभी उसे हम पदार्थ या मैटर कहेंगे। लेकिन प्रकाश में क्योंकि द्रव्यमान नहीं होता है इसलिए इसे मैटर कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट इज़ ए, यानी ए भी सही है कि लाइट जो है उसको पदार्थ या मैटर हम कंसिडर नहीं करते हैं। और दूसरा, इसका जो द्रव्यमान नहीं है वो भी सही है। और आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यानी हमारा जो
करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो पदार्थों के कणों का स्वतः स्फूर्त मिश्रण क्या कहलाता है। यानी कि जब दो पदार्थ के कण आपस में स्पॉन्टेनियसली स्वतः अपने आप मिक्स हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है उसे? ए ऑप्शन है हमारे पास मिश्रण यानी कि मिक्सचर, बी ऑप्शन है समुच्चय यानी कॉम्बिनेशन, सी ऑप्शन हमारे पास है द्रव यानी लिक्विड्स, और डी ऑप्शन है हमारे पास विसरण यानी कि डिफ्यूज़न। तो बच्चों क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक बीकर है और इस बीकर में हमने जो है वो पानी भर दिया। इस पानी में अगर हम कुछ क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होगा कि वो कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट की बजाय आप इंक भी ले सकते हो। ये अगर हम इंक की कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे डालते हैं तो आप देखेंगे कि इंक की ड्रॉप जो है वो वाटर में ऐसे फैलती हुई आपको दिखाई देगी। यानी कि वो इंक की ड्रॉप थोड़ी देर में वाटर में अपने आप ही मिक्स हो जाएगी। और ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो अलग अलग सब्सटेंसेस के जो इंटरमिक्सिंग है, इसे क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न या विसरण। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? डिफ्यूज़न या विसरण कहा जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? विसरण। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जिसका निश्चित आकार और आयतन होता है, जिसका निश्चित आकार और आयतन होता है उसे क्या कहते हैं? यानी विच हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास जो मैटर है वो तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। बच्चों सॉलिड कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस या वो पदार्थ जिसका आकार और आयतन यानी कि विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी जिसका शेप और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है, निश्चित आकार और आयतन होता है, उन्हें हम सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेन है तो जो पेन है वो क्या है? उसकी शेप जो है वो क्या है? फिक्स है। उसका जो आकार है वो फिक्स है और इसका जो वॉल्यूम या आयतन है वो भी क्या है? फिक्स है। एक डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो होता है। लेकिन द्रव जो होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, इनमें क्या होता है? इनका जो वॉल्यूम है वो तो क्या होगा? डेफिनेट होता है, लेकिन इनका जो आकार है, शेप है, वो डेफिनेट नहीं होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो वॉल्यूम तो उसका क्या होता है? द्रव का वो निश्चित वॉल्यूम है, आयतन निश्चित है, लेकिन उसकी शेप किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि हम उसे किस वेसल में रख रहे हैं। जिस भी बर्तन या वेसल में उसे रखेंगे द्रव उसी का आकार ले लेता है। द्रव की खुद की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो है अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी जो है वो इसका निश्चित नहीं होता है और शेप जो है वो भी इसकी निश्चित नहीं होती है। जिस भी वेसल में हम उसको रखेंगे उसी वेसल का वॉल्यूम और शेप जो है वो ये ले लेता है, यानी इसका खुद का कोई फिक्स्ड आयतन, निश्चित आयतन और आकार नहीं होता। तो इनमें से अगर हम देखें तो निश्चित आयतन और आकार बच्चों किसका होता है? सॉलिड्स का। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इट विल बी सॉलिड्स ए, ठोस। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्राई आइस क्या है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? कि शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो बच्चों ड्राई आइस जो होती है वो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ड्राई आइस कहा जाता है। तो बच्चों इसे ड्राई आइस क्यों कहते हैं?
इसे ड्राई आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको किसी सरफेस पे, अगर हम ये मान लो हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है और इसको जब किसी सरफेस पे रखते हैं तो ये क्या होगा कि ये धीरे धीरे किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाती है और इसका जो सरफेस है वो वेट नहीं होता है, वो गीला नहीं होता है, इसलिए इसे ड्राई आइस कहा जाता है। क्योंकि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो रही है, वो गैस में चेंज हो रही है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। कि लिक्विड में चेंज हुए बिना एक सॉलिड यानी एक ठोस जो है अगर बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन या उधर्वपातन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे उधर्वपातन या सब्लिमेशन की वजह से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाती है और सरफेस को वेट या गीला नहीं करती है, इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो बच्चों ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि पदार्थ, व्हाई डज द लेवल ऑफ वाटर नॉट चेंज व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन इट। नमक पानी में घुलने पर पानी का स्तर क्यों नहीं बदलता है। कि अगर बच्चों हम एक बीकर लें और इस बीकर में हम वाटर जो है वो फिल कर दें, इसको हमने पानी से भर दिया और एक मार्कर की मदद से हमने यहाँ पे लेवल को पॉइंट लगा दिया, यहाँ निशान लगा दिया, मार्क एक लेवल जो है वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया कि पानी को हमने कहाँ तक भरा है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हम एक स्पून लेंगे और उस स्पून की हेल्प से कुछ नमक जो है, हमने सॉल्ट जो है, नमक जो है वो कुछ जो है स्पून्स हमने इसमें डाल दी। सपोज हमने 2, 3, 4 स्पून्स जो है वो सॉल्ट की यहाँ डाल दी। तो स्पून जो है सॉल्ट की इसमें डिज़ोल्व करने के बाद जब सॉल्ट यहाँ डिज़ोल्व होगा तो हम देखते हैं कि वाटर का जो लेवल है वो राइज़ नहीं करता है। जो वाटर का लेवल है वो उतना ही रहता है। जबकि अगर हम पानी में कोई चीज़ जो है वो डालते हैं तो उससे क्या होना चाहिए, जो लेवल है उसका वो बढ़ना चाहिए, पानी का लेवल ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जब हमने उसमें सॉल्ट, या आप ये शुगर के साथ भी कर सकते हो, आप चीनी भी ले सकते हो, कि जब हमने इसमें सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व किया तो क्या हुआ कि जो लेवल है वाटर का वो राइज नहीं किया। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है बच्चों कि जैसे सपोज अगर हम देखें कि ये वाटर पार्टिकल्स हैं, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर किया था, पदार्थ के कणों की विशेषताएं, तो हमने क्या कहा कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होता है, तो उनके बीच रिक्त स्थान होता है। तो जब हमने यहाँ पे इसमें सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, नमक को डाला, तो नमक के पार्टिकल्स कहाँ चले गए, जो यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स, पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी वहाँ पे जो है सॉल्ट या शुगर जो है उसके कण आ जाते हैं और जिसकी वजह से इसका लेवल इंक्रीज नहीं करता है। तो बच्चों क्या होता है कि अगर हम बात करें कि हमने क्वेश्चन क्या किया कि अगर नमक पानी में घुलने पर पानी का स्तर क्यों नहीं बदलता है, या वाई डज द लेवल ऑफ वाटर नॉट चेंज व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन इट, कि जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो उसका लेवल क्यों नहीं बढ़ता है। तो उसका कारण क्या है कि पानी के जो अणु होते हैं वो कस कर बंधे नहीं होते हैं और उनके बीच आपको बताया क्या होती है, जगह होती है। इसलिए जब भी हम इसमें नमक घोलते हैं तो नमक के कण पानी के अणुओं के बीच की जगह घेर लेते हैं और इस प्रकार जल का स्तर ऊपर नहीं बढ़ता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर नॉट टाइटली पैक्ड। ठीक है, उनके बीच क्या होता है बच्चों, दे हैव इंटर पार्टिकल स्पेस, उनके बीच स्पेस प्रेजेंट है। तो जो भी हम सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, जो पानी के बीच का जो स्पेस है, पानी के अणुओं के बीच की जगह है, उसे घेर लेंगे और जल का स्तर जो है वो नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन कि गरम गरम
भोजन की गंध कई मीटर दूर से आप तक पहुंचती है? कारण बताएं। स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, गिव रीजन। तो बच्चों अभी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता पढ़ी थी पदार्थ की, कि पदार्थ के जो कण हैं यानी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं। और मूव करने के लिए उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो उनमें प्रेजेंट होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज़्यादा होगी उतना ही पार्टिकल्स जो हैं वो फास्ट मूव करेंगे, उतना ही उनकी मूवमेंट जो है वो क्या होगी, तेज होगी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे, यानी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तापमान पे डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब कि अगर कोई फूड जो है वो हॉट है तो उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिस वजह से वो ज़्यादा जल्दी से हवा में फैलेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा, कि जो गर्म जलती हुई कोई भी चीज़ है उसके जो खाद्य कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तापमान पे। जितना गर्म ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जो है वो ज़्यादा होगा, जिससे उसका जो डिफ्यूज़न है यानी उसका जो फैलना है हवा में वो ज़्यादा होगा और ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। इसलिए दूर से ही हमें उसकी खुशबू या स्मेल जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। यानी हमें जो दिया हुआ है वो टेम्परेचर दे रखा है, तापमान दे रखा है केल्विन में, और केल्विन को हमें किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो बच्चों अगर हमें किसी तापमान को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है और हमें किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 273 यानी 273 जो है उसमें से माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो कितना है, 293 केल्विन। तो हमें 293 केल्विन को किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करेंगे हम, 293 में से 273 माइनस कर देंगे। तो क्या आंसर आया हमारे पास, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी जब भी हमें केल्विन दिया हो और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो बच्चों क्या ध्यान रखना है, उसमें से हमने 273 को घटा देना है, 273 को माइनस कर देना है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास बच्चों, 470 केल्विन। तो टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ है वो केल्विन में है 470 और हमें उसे चेंज करना है डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, 470 में से 273 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 197, और किस में आंसर हो जाएगा अब हमारा, डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए जो हमें केल्विन में तापमान दिया है उसमें से 273 माइनस कर देना है। बच्चों अब हम कुछ 3 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाष्पीकरण या इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, वाष्पीकरण क्या है और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है और उन फैक्टर्स को डिस्कस करें जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इवेपोरेशन क्या है बच्चों, कि इवेपोरेशन में कोई भी लिक्विड या द्रव, लिक्विड मतलब द्रव, जब किसी लिक्विड जो है उसको हम गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, यानी कि गैस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
इवेपोरेशन या वाष्पीकरण जो है ये इसको कहा जाता है। यानी कि एक लिक्विड का गैस में चेंज होना, द्रव का गैस में चेंज होना, इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण या इसे इवेपोरेशन कहा जाता है। वाष्पीकरण को अफेक्ट करने वाले कई कारक हैं, कई फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला फैक्टर जो है वो है तापमान, टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। टेम्परेचर या तापमान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन, उतना वाष्पीकरण जो है वो तेज होगा। इसीलिए हम जब कपड़े सुखाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कपड़े जो हैं वो धूप में सुखाते हैं। तो कपड़े जो हैं वो क्यों सूखते हैं? क्योंकि जो गीला कपड़ा है जब उसे हम धूप में सुखाएंगे तो कपड़े में जो, जैसे सपोज ये हमारा एक कोई क्लॉथ है, एक कोई कपड़ा है, और इस कपड़ा जो है ये गीला है, तो गीला है तो इसमें जो क्या प्रेजेंट है, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। जब इसे हम सुखाते हैं तो इसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो इवेपोरेट होते हैं, वो वाष्पीकरण उनका होता है, और वो जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में, और गैस में चेंज होने की वजह से जो वाटर था इस कपड़े में वो उड़ जाता है, यानी इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की वजह से ये कपड़ा सूख जाता है। तो बच्चों कपड़ा अगर हम सुखाते हैं तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम उसे धूप में सुखाते हैं, छाई में नहीं सुखाते उसको। तो धूप में क्यों सुखाते हैं? क्योंकि धूप ज़्यादा होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो उतना इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो फर्स्ट जो फैक्टर है पहला क्या है, तापमान। तो जितना तापमान ज़्यादा उतना इवेपोरेशन फास्ट होगी। दूसरा है बच्चों घन की सतह का क्षेत्रफल या सरफेस एरिया। जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, सरफेस एरिया। अभी हम कपड़े की ही बात करते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े को जो है फैला के हम एक तार पे डाल देते हैं। तो उसे फैला क्यों रहे हैं? उसे हम सीधा जो है वो भी रख सकते थे तार पे, लेकिन जब भी हम उसे सुखाते हैं तो उसे फैला के रखते हैं। तो फैलाने का कारण क्या है कि जब उसको हम फैला रहे हैं कपड़े को तो उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, यानी घन की सतह का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा। और जितना घन की सतह का क्षेत्रफल होगा या जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन जो है वो फास्ट होगी। यानी कि जो इवेपोरेशन है वो सतह के क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतनी इवेपोरेशन फास्ट। अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो चाय है अगर हम उसे किसी सॉसर या प्लेट में पीते हैं तो वो जल्दी आसानी से हम पी सकते हैं। तो उसका यही कारण था बच्चों, क्योंकि चाय जो है जब हम प्लेट में डालते हैं तो उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन फास्ट होगी, और जितनी इवेपोरेशन फास्ट होगी उतना जल्दी जो है वो चाय ठंडी होगी। तो तीसरा फैक्टर है बच्चों वो है विंड स्पीड। विंड स्पीड या हवा की गति। तो विंड स्पीड जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के। जितना जो है विंड की स्पीड यानी हवा की गति ज़्यादा होगी उतना ही इवेपोरेशन भी यानी वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम दो कपड़े हैं, एक कपड़े को तो हमने पंखे के नीचे सुखा दिया और एक कपड़े को नॉर्मल बिना फ़ैन के हम अगर उसको सुखाते हैं तो आप देखोगे कि जो कपड़ा हमने पंखे के नीचे सुखाया है उस कपड़े को जो है वहाँ इवेपोरेशन जल्दी होगी और वो कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो ये तीन जो हमने पहले तीन जो यहाँ फैक्टर्स किए हैं, चाहे वो तापमान है, घन की सतह का क्षेत्रफल है या हवा की गति है, ये तीनों ही इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब अगर ये तीनों फैक्टर बढ़ते हैं तो जो वाष्पीकरण और इवेपोरेशन है वो भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। लेकिन चौथा फैक्टर जो फोर्थ जो फैक्टर है यानी कारक है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतना ही इवेपोरेशन स्लो होता है। यहाँ उल्टा है बच्चों,
ये तीन फैक्टर जो हैं जब इनको बढ़ा रहे थे तो इवेपोरेशन भी बढ़ रही थी। लेकिन ह्यूमिडिटी जो है, अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो यहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जो है वो स्लो होगा, धीरे होगा। तो ये चार कारक हैं जिन पे हमारा वाष्पीकरण डिपेंड करता है, इवेपोरेशन डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, उद्भवपातन क्या है? उद्भवपातन क्या है? दो पदार्थों के नाम बताएं जो उद्भवपातन करते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? और कोई भी दो ऐसे सब्सटेंसेस बताएं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया कि सब्लिमेशन क्या होता है, कि जनरली हम क्या करते हैं, एक सॉलिड, अगर हमारे पास कोई ठोस है, इस ठोस को हम गर्म कर रहे हैं। जब इस ठोस को हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये ठोस किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में, यानी कि द्रव में चेंज होगा। और इस द्रव को जब हम हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। यानी एक सॉलिड को, ठोस को जब हम गर्म कर रहे हैं तो ठोस किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में, द्रव में। और द्रव को गर्म कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो रहा है? गैस में। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें जब हम गर्म करते हैं तो वो सीधा किस में चेंज हो जाते हैं? गैस में, बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा किस में चेंज हो जाते हैं? गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन या उद्भवपातन इसको कहा जाता है। तो बच्चों, उद्भवपातन क्या है? जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? उद्भवपातन या सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू वेपर स्टेट डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। यानी बिना उसे द्रव रूप में परिवर्तित किए सीधा उसको अगर किस में चेंज कर देते हैं, उसको अगर सीधा गैस में चेंज कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को उद्भवपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है इसका अमोनियम क्लोराइड। एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल आयोडीन, या कपूर भी जो है, आपने देखा होगा पूजा में हम कपूर यूज़ करते हैं, और जब कपूर को थाली में जलाया जाता है तो सीधा वो किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है कपूर को। और क्या बोलते हैं हम? कैम्फर बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयोडीन और कैम्फर, ये कुछ सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन या उद्भवपातन शो करते हैं। तो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। थैंक यू बच्चों।